दोस्तों नमस्कार, आई एम विकास एंड आई वेलकम यू अगेन इन माय क्लास। आज हम पढ़ेंगे बेसिक अर्थमेटिक, जो कि हमारी बेसिक्स ऑफ मैथमेटिक्स सीरीज का दूसरा पार्ट है। इससे पहले हम बेसिक ट्रिग्नोमेट्री पढ़ चुके हैं। तो आइए आज वीडियो की शुरुआत करते हैं। मैं वीडियो की शुरुआत करूं उससे पहले मैं चाहूंगा कि आप मेरे चैनल द विकास पल्लीवाल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को पूरा देखें और यदि वीडियो आपको पसंद आता है तो लाइक एंड शेयर जरूर कीजिएगा। तो आइए आज हम पढ़ने वाले हैं ये सभी टॉपिक जो आपके सामने लिखे हुए हैं। संख्याओं के प्रकार, भाजकता का नियम, गुणज तथा गुणनखंड, लैसे वैसे की परिभाषा, अनुपात, प्रतिशत, घातांक और करनी का बेसिक। तो ये सब मैं आपको आधा घंटे के अंदर समझाने की कोशिश करूंगा। मेरा आज इस वीडियो का मोटिव ये है कि आप समझ सकें कि जब भी आप अर्थमेटिक पढ़ें तो उससे पहले आपको अर्थमेटिक में जो बेसिक आइडिया होना चाहिए, आज मैं आपको वो देने जा रहा हूं। जरूरी नहीं कि मैं आपको इसमें सब कुछ बता दूं, लेकिन जो मैं आपको बताऊंगा यदि आप उसको पढ़ने के बाद अर्थमेटिक की शुरुआत करते हैं, अंकगणित की शुरुआत करते हैं, तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपके लिए ये वीडियो बहुत उपयोगी होगी और आपको आगे अर्थमेटिक समझने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आइए दोस्तों शुरुआत करते हैं सबसे पहले भाजकता के नियम से। तो भाजकता का नियम होता है भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। इसे समझने के लिए मैं एक एग्जांपल ले रहा हूं। यदि 7 का भाग 41 में लगाया जाए तो हमें पता है कि वो 5 बार भाग जाएगा, 7 पंजे 35 और शेषफल बचेगा आपके पास 6। यहां पर ये जो है ये कहलाता है भाजक, जिससे कि भाग दिया जाता है। ये कहलाता है भागफल, ये कहलाता है शेषफल। और 41 जिसमें कि भाग दिया गया था वह कहलाता है भाज्य। तो हम देख सकते हैं कि 41 को इस प्रकार लिखा जा सकता है, भाज्य बराबर भाजक गुणा भागफल प्लस शेषफल। तो 41 को 7 गुणा 5 प्लस 6 लिखा जा सकता है। यदि मैं एक दूसरा एग्जांपल लूं, जैसे मैं आपसे बोलूं कि मैंने 5 का भाग 47 में दिया, तो 5 नाम 45 और शेषफल बचेगा 2। तो 47 को लिखा जा सकता है 47 बराबर 5 × 9 + 2। आप देख सकते हैं कि भाजकता अपने आप में एक वितरण है, संख्या को टुकड़े करके लिख दिया गया है। अब यहाँ आगे एक बात समझना जरूरी है कि भाजक जो है वो हमेशा शेषफल से बड़ा होता है। डिवाइजर इज ऑलवेज ग्रेटर देन रिमाइंडर, तथा शेषफल या तो 0 के बराबर होगा या 0 से बड़ा होगा। तो यहां हम कह सकते हैं कि ये संबंध इन दोनों को अगर मिलाकर एक साथ लिखा जाए तो भाजक इज ग्रेटर देन शेषफल एंड शेषफल इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0। ये यूलर का भाजकता का विशेष संबंध है, इसे आपको समझना पड़ेगा। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं संख्याओं के प्रकार। कुछ इंपॉर्टेंट संख्याएं आपको पता होनी चाहिए, जैसे पूर्णांक संख्याएं, इंटीजर नंबर्स। तो पूर्णांक संख्याएं वे सभी संख्याएं हैं जिन्हें पूरा गिना जा सकता है धनात्मक दिशा में और ऋणात्मक दिशा में, इंक्लूडिंग 0। जैसे मैं आपको समझाऊं कि 1 2 3 4 ये सभी पूरी संख्याएं हैं धनात्मक दिशा में, और ऋणात्मक दिशा में -1 -2 -3 -4। इस प्रकार हम इस तरफ भी बढ़ सकते हैं, तथा 0 को भी इंक्लूड किया जाता है। तो आप देख सकते हैं कि आप वे सभी संख्याएं मिल रही हैं जिन्हें आप धनात्मक तथा ऋणात्मक दिशाओं में पूरा गिन सकते हैं। आगे बढ़ते हैं, पूर्णांक संख्याओं के बाद आती है हमारी पूर्ण संख्याएं। पूर्ण संख्याएं, इन्हें इंग्लिश में होल नंबर्स कहते हैं, W से शो करते हैं। ये शुरू होती है 0 से, 0, 1, 2, 3, 4। इसी प्रकार आगे बढ़ते हुए हम काफी आगे तक जा सकते हैं, अनंत तक जा सकते हैं। आगे आपके पास आता है पूर्ण संख्याओं के बाद प्राकृतिक संख्याएं। प्राकृतिक संख्याओं को नेचुरल नंबर्स या काउंटिंग नंबर्स भी कहा जाता है, जिन्हें हम उंगलियों पर गिन सकते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 इसी प्रकार। तो इन्हें शुरुआत करते हैं 1 से। तो प्राकृतिक संख्याएं आपकी 1 से शुरू होकर अनंत तक जाती है। आगे इसमें एक गौर करने वाली बात है कि सभी प्राकृतिक संख्याएं पूर्ण संख्याएं भी होती हैं, किंतु सभी पूर्ण संख्याएं प्राकृतिक संख्या नहीं होती। 0 एक पूर्ण संख्या है, किंतु यह प्राकृतिक संख्या नहीं है। आगे बढ़ते हैं, आगे आपको समझना है सम और विषम। तो सम संख्याएं आपकी 2 से शुरू होती हैं, 2 4 6 8 10
यानी वे सभी संख्याएं जिनमें 2 से पूरा पूरा भाग चला जाता है। इन्हें हम यदि 2n लिख दें, जहां पे n आपका 1 2 3 4 5 कुछ भी हो सकता है, n बराबर 1 रखते हैं आप, तो आपको 2 एकम 2 2 रखते हैं तो 2 दूनी 4। आपसे पूछे कि पांचवी सम संख्या क्या होगी, तो 2 गुणा 5 10 आपकी पांचवी सम संख्या होगी। आगे विषम संख्याओं के लिए अगर मैं इनमें से एक एक कम कर दूं तो इस प्रकार मैं देख सकता हूं कि ये सभी विषम संख्याएं होती हैं। तो इसी प्रकार अगर मैं इसमें 2n में भी एक कम कर देता हूं तो मुझे एक जनरल विषम नंबर प्राप्त हो जाता है, इवन ऑड। आगे आपको एक जो चीज समझना जरूरी है, भाज्य संख्याएं और अभाज्य संख्याएं। तो इन्हें समझने से पहले मैं अगला टॉपिक आपको पढ़ा दूं, गुणज तथा गुणनखंड क्या होते हैं। इसी में मैं आपको एक चीज और बताना चाहता हूं, मैंने यहाँ पे आपको ना तो वास्तविक संख्याएं बताई हैं, ना मैंने काल्पनिक संख्याएं बताई, ना परिमेय ना अपरिमेय संख्याएं बताई। वो सब टॉपिक आप जब नंबर सिस्टम पढ़ेंगे वहां हम उन्हें डिस्कस करेंगे। तो अभी हम आगे बढ़ते हैं और गुणज तथा गुणनखंड को समझने की कोशिश करते हैं। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं तथा गुणज और गुणनखंड को समझने की कोशिश करते हैं। मैं इनको कुछ एग्जांपल्स की सहायता से आपको समझा रहा हूं। मैं पहला एग्जांपल ले रहा हूं 12। तो 12 के गुणज होंगे 12 एकम 12, 12 दूनी 24, 12 तिया 36, 12 चौको 48 और इसी प्रकार हम आगे बढ़ सकते हैं। अगला मैं एग्जांपल ले रहा हूं 25। 25 के गुणज होंगे 25 एकम 25, 25 दूनी 50, 25 ती 75, 25 चौको 100 और ये 25 का पहाड़ा इसी प्रकार आगे चलता हुआ जाएगा। अगला मैं जो एग्जांपल ले रहा हूं वो है m स्क्वायर। तो m स्क्वायर के गुणज होंगे m स्क्वायर इंटू 1 तो हमें प्राप्त होता है m स्क्वायर। अगला गुणज m स्क्वायर इंटू 2 तो हमें प्राप्त होगा 2m स्क्वायर। अगला गुणज होगा m स्क्वायर गुणा 3 तो वो है m स्क्वायर इंटू 3 करेंगे तो हमें 3m स्क्वायर मिलता है। अगला 4m स्क्वायर। इस प्रकार हमें गुणज मिलते हुए चले जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि साइन थीटा के गुणज क्या होंगे, तो साइन थीटा के गुणज होंगे साइन थीटा, 2 साइन थीटा, 3 साइन थीटा, 4 साइन थीटा। आगे इसी प्रकार आप आगे बढ़ सकते हैं। मैंने बोर्ड पर आपके लिए कुछ गुणज के एग्जाम्पल लिए हैं। हमें गुणज में केवल गुणा करना होता है प्राकृतिक संख्याओं से, उस संख्या को जिसके की गुणज पूछे जा रहे हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको बताता हूं गुणनखंड क्या होते हैं। गुणनखंड किसी संख्या के लिए वे सभी संख्याएं होती हैं जो कि उस संख्या को पूरा पूरा विभाजित करती हैं। जैसे मैं बोलूं कि 12 के गुणनखंड क्या क्या होंगे, तो 12 में 1 का, 2 का, 3 का, 4 का, 6 का और 12 का, इन सभी का पूरा पूरा भाग चला जाता है। तो ये सभी 12 के गुणनखंड होंगे। 16 के गुणनखंड अगर मैं आपसे बोलूं तो 16 के गुणनखंड होंगे 1 2 4 8 16। ये सभी वे संख्याएं हैं जो 16 को पूरी पूरी बार विभाजित कर देती हैं। आगे मैंने अभी थोड़ी देर पहले आपसे बोला था कि मैं भाज्य और अभाज्य संख्याएं भी आपको यही बताऊंगा, तो आप समझने की कोशिश कीजिएगा। भाज्य संख्याएं वे होती हैं जिनके 3 या अधिक गुणनखंड होते हैं, वे संख्याएं कहलाती हैं भाज्य संख्या। मैं बात करूं 1 तो 1 का केवल एक ही गुणनखंड है, अतः यह भाज्य संख्या नहीं होगी। मैं बात करूं 2 का केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1 और 2, अतः यह भाज्य संख्या नहीं होगी। 3 के भी 2 ही गुणनखंड होते हैं, 1, 3, अतः यह भाज्य संख्या नहीं होगी। मैं बात करूं 4 तो 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है क्योंकि इसके 3 गुणनखंड है। हम देख सकते हैं 4 में 1 का, 2 का, 4 का भाग चला जाता है, तो 4 हमारी सबसे छोटी भाज्य संख्या होगी। इसके बाद हमें भाज्य संख्या जो प्राप्त होगी वो है 6, फिर 8, फिर 9, 10, 12। इस प्रकार आगे हम भाज्य संख्याएं देखते हैं। तो आप खुद से लिखेंगे तो देखेंगे कि 1 से 100 के मध्य 74 भाज्य संख्याएं पाई जाती हैं। आगे अगला था हमारा अभाज्य संख्या, आप इसे नोट कर लीजिएगा। आगे अगला हमारा है अभाज्य संख्याएं। तो अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं? वे सभी संख्याएं जिनके केवल और केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। अभाज्य संख्याएं केवल 2 ही गुणनखंड होते हैं। तो 2 ही गुणनखंड होते हैं तो आपको समझने की जरूरत है हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या होगी 1 या 2। आप बताइए, मैं आपको समझा दूं कि 1 में केवल 1 ही गुणनखंड होता है 1, तो हम कह सकते हैं कि 1 का केवल 1 ही गुणनखंड है तो 1 अभाज्य संख्या नहीं होगी।
तो सबसे छोटी अभाज्य संख्या होती है 2, क्योंकि इसके 2 गुणनखंड होते हैं 1 और 2। तो हम कह सकते हैं कि 2 हमारी सबसे छोटी अभाज्य संख्या है। उसके बाद हमें प्राप्त होगी 3, इसके भी 2 गुणनखंड है। इसके बाद हमें प्राप्त होगी 5, इसके भी 2 गुणनखंड है। इसके बाद प्राप्त होती है 7, इसके भी 2 गुणनखंड है। इस प्रकार अगर हम 1 से 100 तक की संख्याओं में अभाज्य संख्याएं लिखें तो हमें 1 से 100 तक में 25 अभाज्य संख्याएं प्राप्त होती हैं। गौर कीजिएगा, एक ना तो अभाज्य है ना ही भाज्य है। तो हम कह सकते हैं कि प्रथम 100 संख्याओं में 74 भाज्य होती हैं, 25 अभाज्य होती हैं और 1 ना भाज्य होती है और ना ही अभाज्य होती है। आप ध्यान रखिएगा, ये पूछा हुआ क्वेश्चन है कि प्रथम 100 संख्याओं में कितनी भाज्य संख्याएं होती हैं। आगे बढ़ते हैं। आगे मैं आपको समझाता हूं कि लैसे और मैसे क्या होते हैं। लैसे मैसे की परिभाषा मैं आपको समझाता हूं। अभी आपको ये मैंने थोड़ी देर पहले बताया कि क्या गुणज होते हैं और क्या गुणनखंड होते हैं। अगर आपको ये समझ में आ गया तो लैसे और मैसे भी आपको समझ में आ जाएंगे। तो लैसे हमारा होता है दी गई संख्याओं का सबसे छोटा उभयनिष्ठ, इंग्लिश में इसे कॉमन कहते हैं उभयनिष्ठ गुणज, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। तथा मैसे होता है दी गई संख्याओं का सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक, लार्जेस्ट कॉमन फैक्टर, इंग्लिश में इसे लिखा जाता है HCF या GCD। मैं आपको फुल फॉर्म बता देता हूं। हाईएस्ट, सबसे बड़ा कॉमन फैक्टर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक या गुणनखंड। GCD होता है ग्रेटेस्ट कॉमन डिवाइजर, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक। अभी आपको समझ में आ गया होगा। मैं इनके कुछ एग्जांपल लेके आपको लैसे मैसे क्लियर करता हूं। परिभाषा, आगे फिर हम परिभाषा ही समझ रहे हैं, आप इतना समझ चुके होंगे। तो लैसे की परिभाषा, लैसे को लिखा जाता है LCM, लीस्ट यानी होता है सबसे छोटा, कॉमन मल्टीपल, लीस्ट कॉमन मल्टीपल, सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज। हिंदी में लैसे और मैसे का पूरा नाम लघुत्तम समापवर्त्य है तथा इसका लिख देता हूं मैं, लघुत्तम समापवर्त्य, और इसका है महत्तम समापवर्तक। अगर आप इन दोनों शब्दों का संधि विच्छेद करेंगे तो पाएंगे सम प्लस अपवर्त्य, सम प्लस अपवर्त्य, और इसका होगा सम प्लस अपवर्तक। तो अपवर्तक जो होता है वो गुणनखंड का दूसरा नाम है। हम कह सकते हैं कि गुणनखंड को ही अपवर्तक कहा जाता है, हम कह सकते हैं कि गुणज को ही अपवर्त्य कहा जाता है। तो हम यहां पढ़ सकते हैं लघुत्तम सबसे छोटा, सम से समान, सबसे छोटा समान अपवर्त्य यानी सबसे छोटा समान गुणज ही हमारा लघुत्तम समापवर्त्य होता है तथा सबसे बड़ा समान गुणनखंड ही हमारा महत्तम समापवर्तक होता है। मुझे उम्मीद है कि आपको दोनों परिभाषाएं समझ में आ गई है। तो एक एक एग्जांपल लेकर हम आगे बढ़ते हैं। आप गौर से समझिएगा, मैं 12 का और 16 का ही एग्जांपल ले रहा हूं जिन्हें मैंने अभी आपको बताया था थोड़ी देर पहले। तो 12 तथा 16, 12 के गुणज होते हैं 12, 24, 36, 48, आगे इसमें 96 आएगा, कहीं 12 अट्ठे 96, आगे इसमें 144 आएगा, आगे इस प्रकार इसमें संख्याएं आती जाएगी। 16 के लिए लिखते हैं तो 16 एकम 16, 16 दूनी 32, 16 ती 48, 16 चौकू 64, 16 पंजे 80, 16 चिक्की 96, इस प्रकार इसमें संख्याएं आती जाएंगी। आप देख रहे होंगे 48 दोनों में कॉमन है,
96 दोनों में कॉमन है। तो यहाँ अगर हम बात करें लैसे की तो 12 का और 16 का लैसे होगा 48, क्योंकि 48 वह सबसे छोटा उभयनिष्ठ गुणज है जिसमें कि दोनों संख्याओं का भाग चला जाता है। तो 12 और 16 का लैसे 48 होगा। दोस्तों मेरे पास यहाँ पंखे की व्यवस्था नहीं है, इस वजह से पसीना आ जाता है और लट्टू की रोशनी में मैं आपको पढ़ा रहा हूँ तो थोड़ा पसीना आ जाता है, आप देख लीजिएगा। आगे बढ़ते हैं। आगे 12-16 का ही मैं आपको एग्जांपल लेके यहाँ पे मैं आपको क्लियर करता हूं कि में से क्या होता है। तो 12 के जो गुणनखंड होते हैं वो होते हैं 1 2 3 4 6 12 और 16 के जो गुणनखंड होते हैं वो होता है 1 2 4 8 16। ये वे सभी संख्याएं हैं जो 12 को पूरी तरह विभाजित करती हैं। ये वे सभी संख्याएं हैं जो 16 को पूरी तरह विभाजित करती हैं। आप देख सकते हैं कि 1 2 और 4 वे तीन संख्याएं हैं जो कि दोनों को विभाजित कर रही हैं। अगर अब हम में से की बात करेंगे तो इनका में से होगा 4, क्योंकि में से की परिभाषा ही यही है, सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक में से कहलाता है। तो दी गई संख्याएं 12 और 16 थी, तो उनका सबसे बड़ा उभयनिष्ठ भाजक यहाँ पे 1 2 तथा 4 में से 4 है, तो इन दोनों संख्याओं का में से 4 होगा। अब हम आगे बढ़ते हैं और आगे हम अनुपात और प्रतिशत की परिभाषा समझने की कोशिश करेंगे। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि अनुपात और प्रतिशत क्या होते हैं। इन दोनों का उपयोग तुलना करने के लिए किया जाता है। अनुपात को मैं अगर आपको समझाऊं कि कोई भी दो या दो से अधिक राशियां जो कि समान हो, तो समान राशियों तथा जिनकी इकाई भी समान हो की तुलना करने के लिए अनुपात का उपयोग होता है। यदि मैं आपसे कहूं कि कोई भी दो राशियां जिनके मध्य अनुपात लिखना हो तो वो इस प्रकार लिखा जाएगा a अनुपात b। a अनुपात b को a बटा b भी लिखा जा सकता है। जैसे मैं आपको समझाऊं कि m अनुपात 4 का मतलब m/4 भी होता है। दूसरी एक चीज आपको समझनी होगी कि m अनुपात 4 और 4 अनुपात m ये दोनों आपस में बराबर नहीं है, क्योंकि इसका मतलब होगा 4/m। यानी मैं कह सकता हूं a/b इज नॉट इक्वल टू b/a। तो इससे कहने का तात्पर्य यह है कि अनुपात में क्रम का महत्व होता है। यह पद आपका पूर्व पद कहलाता है और यह पद आपका परिणामी पद कहलाता है। ये मैंने दो राशियों के मध्य अनुपात लिखा है। आगे बढ़ते हैं और प्रतिशत को समझने की कोशिश करते हैं। प्रतिशत का मतलब है परसेंटेज। पर यानी प्रति और सेंट यानी 100 होता है। तो प्रति 100 के सापेक्ष चीजों की तुलना करने के लिए प्रतिशत का उपयोग कहते हैं। हम कहते हैं कि प्रति सैकड़ा यदि हम चीजों की तुलना करते हैं तो वहां हम प्रतिशत का उपयोग करते हैं। जैसे मैं आपको बताऊं कि 1% इसका मतलब है 1 और प्रतिशत का मतलब बटे 100। 2% को लिखा जाएगा 2/100। m% का मतलब होगा m/100। यदि मैं आपसे बोलूं कि किसी राशि का प्रतिशत आपको ज्ञात करना है, जैसे 50 अंक का 10% कितना होगा, तो वो हम ज्ञात करेंगे तो हमें 50 × 10/100 किलो तो प्राप्त नहीं होगा। यानी मैं कह सकता हूं यदि आपने अंक ज्ञात करने हैं तो अंक में ही आपको प्रतिशत प्राप्त हुआ होगा। तो यहाँ जो राशि है वह अंक ही होगी। तो 50 का 10% जब हम निकालते हैं तो वो हमें 5 अंक मिलेगा। यदि आपसे पूछा जाए कि 20 किलो का 10% कितना होगा, तो 20 × 10/100 आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो किलो में ही प्राप्त होगा, क्योंकि जिस राशि में बात की जाती है आपको उत्तर उसी राशि में देना होता है। आप कैलकुलेट करके इसको आप ज्ञात करेंगे तो 2 किलो आपको प्राप्त हो जाएगा। यदि आपसे पूछा जाता कि 40% का 30% कितना होगा, अर्थात प्रतिशत का प्रतिशत कितना होगा, तो आपको जो आंसर प्राप्त होगा वो आंसर आपका प्रतिशत में ही होगा, क्योंकि जिस राशि में बात की जाती है आपका आंसर भी उसी राशि में आएगा। कैलकुलेट करते हैं। यहाँ हम इस वाले 40 को बटा 100 नहीं करेंगे, क्योंकि हमें इसी राशि में आंसर देना है। तो 40 × 30/100 आप कैलकुलेट करेंगे तो आपको ये 12% प्राप्त हो जाएगा। आप गौर कीजिएगा, यहाँ मैंने प्रतिशत का प्रतिशत
प्रतिशत ने ही उत्तर दिया है। आप इस टॉपिक को, इस पॉइंट को गौर से समझ लीजिए, क्योंकि अगर आप इसको समझते हुए चलते हैं तो लाभ हानि, चक्रवृद्धि ब्याज, सरल ब्याज मिश्रण में आपको बहुत मदद मिलेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। आइए दोस्तों आगे घातांक और करनी समझते हैं। घातांक में आपको a की पावर n, अर्थात इसको इस प्रकार लिखा जाएगा कि a गुणा a गुणा a गुणा a, इसको n बार गुणा करके लिखना है। मैं दो एग्जांपल लूं कि 3 की घात 5 को 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3 5 बार गुणा आपस में करके लिखा जाएगा। अगर मैं आपसे बोलूं कि राम की घात 4 का क्या मतलब है, तो इसका तात्पर्य है कि राम को 4 बार गुणा करके आपस में लिखा जाना है। तो ये कहलाता है आधार तथा ये कहलाती है घात। a की पावर n में a जो है वो आपका आधार कहलाता है तथा n आपकी घात कहलाती है। अगर आपसे बोला जाए कि -1 की घात 3 को किस प्रकार लिखा जाएगा, तो इसे लिखा जाएगा -1 इंटू -1 इंटू -1। आप ध्यान दीजिएगा, ये आगे हमारे अभी काम आएगा। आगे हम बढ़ते हैं और इसके घातांक के दो तीन नियम समझने की कोशिश करते हैं कि a की पावर m इंटू b की पावर m, आधार अलग अलग तथा घातें समान हो और उन्हें आपस में गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। a की पावर m इंटू a की पावर n, आधार समान तथा घातें अलग अलग हो और उन्हें गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा। a की पावर m की होल पावर n, यानी आधार के ऊपर कोई घात है और उस पूरे के ऊपर भी कोई घात है, तो हमें क्या प्राप्त होगा। यहां से हमें प्राप्त होता है ab की पावर m, आधार अलग अलग थे, घातें समान थी, तो यहाँ आधार गुणा हो गए। यहाँ पर आधार समान है तथा घातें अलग अलग हैं, तो यहाँ पर घातें जुड़ जाती हैं। यहाँ आप देख रहे हैं कि a की पावर m की होल पावर n है, तो a की पावर mn हो जाएगा, अर्थात घातें गुणा हो जाएगी। आप ध्यान दीजिएगा, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट चीजें हैं। आगे आपको अर्थमेटिक में इनकी बार बार जरूरत पड़ेगी। आप नंबर सिस्टम भी स्टार्ट करेंगे, वहां पर ही आपको एक घात पहले ही टॉपिक में, पहले ही चैप्टर में दिख जाएगी। आप इस चीज को आगे एक एक एग्जांपल से समझते हैं कि 2 की घात 3 इंटू 5 की घात 3 का तात्पर्य है 2 गुणा 5 की घात 3। 2 की घात 4 इंटू 2 की घात 7 का तात्पर्य है कि 2 की घात 4 प्लस 7। 2 की घात 5 की होल घात 3 का तात्पर्य है कि 2 की घात 15। आप देखेंगे यहाँ पर घातें जुड़ चुकी हैं, यहाँ पर आपके आधार गुणा हो चुके हैं और यहाँ पर घातें आपकी गुणा हो गई है। मुझे उम्मीद है कि आपको घातांक क्या होती है वो समझ में आई होगी। आगे बढ़ते हैं करनी की तरफ। करनी को समझने के लिए आपको ये पता होना चाहिए कि इसकी डेफिनेशन क्या होती है। तो करनी का चिन्ह होता है ये, और करनी का सांकेतिक करनी की परिभाषा होती है कि किसी संख्या का कोई मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम ही करनी होता है। संख्या का कोई सा भी मूल ज्ञात करने का सांकेतिक नाम ही करनी होता है। जैसे अगर मैं बोलूं कि a का वर्गमूल, a का वर्गमूल, a का घनमूल, a का चतुर्थ मूल, a का nth मूल, a का nवां मूल, तो आप समझ पाएंगे कि मैं यहाँ a के विभिन्न मूल ज्ञात कर रहा हूं। a का जैसे वर्गमूल, जैसे 9 का वर्गमूल होता है 3, 16 का वर्गमूल होता है 4, तो a का वर्गमूल होगा अंडर रूट a। a का घनमूल होगा क्यूब रूट ऑफ a। आप गौर कीजिएगा, मैंने इसे किस प्रकार लिखा है। मैंने इसे ऐसे ना लिखकर ऐसे लिखा है कि 3 को आपको इस रूट के अंदर इस प्रकार लिखना है। इसका मतलब होगा a का चतुर्थ मूल फोर्थ रूट ऑफ a, इसका मतलब होगा nth रूट ऑफ a। इस चीज को इस प्रकार भी लिखा जा सकता है a की घात 1/2, इसको लिखा जा सकता है a की घात 1/3, इसको लिखा जा सकता है a की घात 1/4, इसको लिखा जा सकता है a की पावर 1/n। तो आप इन चीजों को गौर से समझ लीजिए। अभी मैं आपको जोड़ बाकी गुणा भाग बताऊंगा, वहां पे मैं आपसे अभी थोड़ी देर बाद इनका वापस प्रयोग करूंगा। तो आपको समझ में आना चाहिए कि क्या तो घातांक होते हैं और क्या करनी होती है तथा उन्हें किस प्रकार लिखा जाते हैं। तो दोस्तों आइए आगे बढ़ते हैं, बोर्ड मास को समझते हैं। बोर्ड मास आपका किसी भी प्रश्न में यदि आपके पास जोड़ बाकी गुणा भाग सभी तरह के चिन्ह उपस्थित है, कोष्टक भी है, तो आपको प्रायोरिटी सेट करने के लिए बोर्ड मास का नियम है। बी का सेंस होता है ब्रैकेट यानी कोष्ठक, ओ का मतलब होता है का यानी ऑफ, डी से मतलब होता है भाग, इंग्लिश में डिवीजन,
M का मतलब है गुणा, मल्टीप्लीकेशन, A से मतलब है जोड़, एडिशन, तथा S का मतलब है घटाना, सब्सट्रैक्शन। यहां आप गौर करेंगे कि आपके ऑर्डर इसी ऑर्डर में रहता है, यानी आपको ऊपर से नीचे प्रायोरिटी घटती हुई जाती है। सबसे पहली प्रायोरिटी कोष्टक की होगी, उसके बाद का की, फिर भाग की, फिर गुणा की, फिर जोड़ की तथा फिर बाकी की। तो कोष्टक में भी आपकी 3 प्रायोरिटी होती है, बड़ा कोष्टक, मझला कोष्टक और छोटा कोष्टक। एक कोष्टक और होता है जिसे हम बार ब्रैकेट कहते हैं, रेखा बंदिनी, जिसे बार ब्रैकेट या रेखा बंधनी कहते हैं। तो आप इस चीज का बस ध्यान रखिएगा। एक छोटा सा क्वेश्चन मैं आपके लिए ले लूं, 2 गुणा 2 प्लस 3 गुणा 2 भाग 2 माइनस 2, तो इसका हल क्या प्राप्त होगा? तो सबसे पहले यहाँ पर भाग को हल किया जाएगा, तो 2 भाग 2 करेंगे तो हमें 1 मिल जाएगा। उसके बाद यहाँ पे गुणा को हल किया जाएगा, तो 3 को जब 1 से गुणा किया जाएगा तो यहाँ से हमें 3 गुणा 1 और यहाँ से 2 गुणा 2 4 प्राप्त हो जाता है। सवाल आपका ये कुछ इस तरीके से दिखेगा, 4 प्लस 3 माइनस 2। अब आप यहाँ पर जोड़ को हल करेंगे तो 4 और 3 7, और 7 में से 2 जाएगा तो 5 बचेगा। तो आप ध्यान रखिएगा, बोर्ड मास का नियम केवल जोड़ बाकी गुणा भाग और कोष्टक की प्रायोरिटी सेट करने के लिए होता है। इसका उपयोग हमें बार बार करना पड़ेगा। आइए दोस्तों आगे बढ़ते हैं और जोड़ बाकी गुणा भाग कैसे करते हैं वो समझते हैं। ये टॉपिक मैंने बिल्कुल बेसिक लिया है कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो बच्चे हैं उन्हें वीडियो समझने में कोई तकलीफ ना आए, उन्हें आगे अरिथमेटिक पढ़ने में मुझसे कोई समस्या ना आए। तो -4 गुणा -2, 2 माइनस की संख्याओं को जब आपस में गुणा किया जाता है तो हमें धनात्मक राशि प्राप्त होती है। तो माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और 4 दूनी 8 हो जाएगा, तो इसकी वैल्यू होगी +8। -4 में जब -2 का भाग दिया जाता है तो हमें 2 समान चिन्ह है यहाँ पे, तो हमें माइनस माइनस कट कर आपस में भाग लगाने पे 4 में 2 का भाग लगाएंगे तो 2 प्राप्त होगा, और माइनस कट गए आपस में और हमें प्लस प्राप्त हो गया। इसी प्रकार जब -4 में +2 का भाग लगाते हैं तो हमें माइनस की ही संख्या प्राप्त होगी। -4 में जब 2 का भाग लगाया जाएगा तो हमें -2 प्राप्त होगा। इसी प्रकार जब -4 को +2 से गुणा किया जाएगा तो माइनस गुणा प्लस होता है माइनस, -4 इंटू 2 करेंगे तो हमें -8 प्राप्त हो जाएगा। आगे इसे समझते हैं। यहाँ आप देखेंगे कि यहाँ कोष्टक लगा हुआ है, तो प्लस को जब माइनस, कोष्टक का मतलब गुणा से है, तो प्लस को जब माइनस से गुणा किया जाएगा तो हमें माइनस की संख्या प्राप्त होगी। प्लस इंटू माइनस माइनस होता है, अभी मैंने आपको बताया था। तो प्लस गुणा माइनस माइनस मिला, तो -4 और -2 आया यहाँ से। यहाँ पे हमारे पास -4 माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाता है। मैंने यहाँ बताया था कि माइनस गुणा माइनस किया जाता है तो हमें प्लस की राशि प्राप्त होती है। तो ये -4 प्लस का 2 हो जाएगा। इसी प्रकार यहाँ पे -2 और ये माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा और ये हमें इस प्रकार प्राप्त होगा। अब इन तीनों क्वेश्चंस का आंसर किस प्रकार लिखा जाएगा समझने की कोशिश करना। यहाँ पर दोनों ही राशियां नेगेटिव है, तो माइनस और माइनस, ये माइनस का 6 हो जाएगा। यहाँ ना हमने इन्हें गुणा किया है, यहाँ गुणा किया था मैंने, इस वजह से ये प्लस हो गया था। यहाँ मैंने इन्हें गुणा नहीं किया, मैं यहाँ -4 की मेरे पास पहले ही कमी थी, उसमें मैं 2 और कम हो गया, तो मेरे पास टोटल कमी 6 की हो चुकी है। यहाँ मेरे पास 4 की कमी है, 2 मेरे पास कहीं से आ जाए तो मेरे पास अभी इस वक्त 2 की कमी बाकी रह जाएगी। यहाँ मेरे पास 2 की कमी हो गई है तथा 4 मेरे पास आ जाते हैं, तो मेरे पास यहाँ पर 2 बच जाएगा। इसको ऐसे समझिए कि आपके पास 4 रुपए थे, आपने किसी को 2 रुपए दे दिए तो आपके पास 2 रुपए बचेंगे। आपके पास 2 रुपए थे, आपको किसी को 4 रुपए देने थे तो आपके पास 2 रुपए की कमी पड़ गई। आपके पास 2 रुपए पहले ही कम थे और 4 रुपए और कम हो गए, तो आपके पास 6 रुपए की कमी हो गई। मैं उम्मीद करता हूं कि नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के जो बच्चे इस वीडियो को देख रहे हैं उन्हें ये समझ में आया होगा कि माइनस और प्लस को कैसे हैंडल किया जाता है। आगे बढ़ते हैं और समझते हैं कि जोड़ किस प्रकार किया जाता है और किस प्रकार बाकी की जाती है। तो आपसे मैं एक सिंपल सा सवाल पूछूं कि 4 केलों में यदि आप 3 संतरे जोड़ेंगे तो क्या प्राप्त होगा? 7 केलांतरे। सही है या गलत है? ये बिल्कुल गलत है, क्योंकि ऐसा कभी नहीं होता कि केले की जाति अलग है, संतरे की जाति अलग है, हम इन दोनों को जोड़कर इस प्रकार लिखेंगे तो ये बिल्कुल सरासर गलत होगा। तो हम कह सकते हैं कि ये दोनों विजातीय राशियां हैं, तो इनका जोड़ बाकी संभव नहीं होगा। अगर मैं आपसे बोलता कि 4 केले
और 3 केले, इनको जोड़ा जाएगा तो आप आराम से आंसर बता सकते थे कि हमें 7 केले प्राप्त हो जाएंगे। 4 केले आपके पास हैं, आपको किसी को 11 केले देने हैं, इसका तात्पर्य है कि आपके पास 7 केलों की कमी हो गई, इसलिए आप उसे -7 केले यहां पर लिख सकते हैं। अब इस चीज को मैं जनरलाइज कर रहा हूं और समझने की कोशिश करना, मैं वेरिएबल्स में ये चीजें कैसे चलती हैं कि आपके पास 4x है, आपने उसमें से 7x घटाए तो आपके पास माइनस का 3x बचेगा। आपके पास 4x है, आपने उसमें 7x जोड़ा, इनकी जातियां समान है, ये भी x है और ये भी x है, तो 4 और 7 11x हो जाएगा। आपके पास 5xy है, आपने उसमें 7xy और जोड़ दिया तो आपको 12xy प्राप्त हो जाएगा। आपके पास 5 पेन है, आपने उसमें 6 पेन और जोड़ दिए तो आपको 11 पेन प्राप्त हो जाएंगे। अगर मैं आपसे बोलूं कि 5p और 6p को जोड़ा जाएगा तो आपको 11p प्राप्त हो जाएगा। अब समझने की कोशिश करना, मैं आपसे कह रहा हूं कि आपको जोड़ना है 7xy प्लस 8xy प्लस 4x, बताइए क्या प्राप्त होगा। आप सोचेंगे कि आपको 7 और 8 15 और 4 19xy प्राप्त होगा, तो वो बिल्कुल गलत आंसर है। क्यों? क्योंकि यहाँ xy और xy के दो पद है जिनकी जातियां समान है, किंतु x वाला पद अलग जाति का है, उसका जोड़ यहाँ संभव नहीं होगा, तो इसको जोड़कर लिखा जाएगा 7 और 8 15xy प्लस 4x, इनको जोड़ा जाएगा तो आपको ये राशि प्राप्त होगी। आगे तो देखते हैं और एग्जाम्पल। अगर मैं आपसे बोलूं कि 3 अंडर रूट 2 प्लस 4 अंडर रूट 2 प्लस 7 अंडर रूट 2 प्लस 8 अंडर रूट 3, आप इन्हें जोड़कर क्या लिखेंगे? 3 और 4 7, 7 और 7 14, 14 और 8 22 अंडर रूट 2 और 3 को पता नहीं आप कैसे हैंडल करेंगे। अगर आप ये लिख देते हैं तो ये बिल्कुल गलत हो जाएगा। आप गौर से देखिए, यहाँ पे ये तीनों पद समान जाति के हैं, ये सभी √2 और √2 के पद हैं, तथा ये √3 का पद है तो वो एक अलग पद हो गया, और ये तीनों समान पद हैं तो हम इनको जोड़ें तो 3 और 4 7, 7 और 7 14 अंडर √2 प्लस 8 अंडर √3 आपको प्राप्त होगा। मैं थोड़ा और बेसिक लेके चलता हूं, मैं आपको बताऊं कि ये हो क्या रहा है कि हम xy और ये x में ये आगे जो लिखा हुआ है क्या क्या गुणांक होता है और क्या कोफिशिएंट होता है, समझने की कोशिश करना। अगर मैं आपसे बोलूं कि 2 को 3 बार जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, आप कह देंगे 6। इसको मैं हिंदी में लिखूं कि 2 को 3 बार जोड़ा जाए, या इसको मैं कह सकता हूं 2 को 3 से गुणा किया जाए, या मैं कह सकता हूं 2 का 3 गुना। इन तीनों क्वेश्चन का सेम आंसर होगा 6। 2 को 3 बार जोड़ेंगे तो भी हमें 6 ही प्राप्त होता है, 2 को 3 से गुणा करेंगे तो भी हमें 6 ही प्राप्त होगा, और 2 का 3 गुना करेंगे तो भी हमें 6 ही प्राप्त होगा। आगे एक और एग्जांपल देखते हैं और समझने की कोशिश करना। 5 को 4 बार जोड़ें तो हमें 20 प्राप्त होता है, 5 को 4 से गुणा करें तो भी 20 प्राप्त होता है, और 5 का 4 गुना करें तो भी हमें 20 प्राप्त होता है। आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि x को 4 बार जोड़ा जाए तो आपको 4x प्राप्त होगा, x को 4 से गुणा किया जाए तो भी आपको 4x प्राप्त होगा, x का 4 गुना लिखा जाए तो भी आपको 4x ही प्राप्त होगा। आगे मैं इसको और थोड़ा डीप लेके चलता हूं कि अगर आपसे पूछ लिया जाए कि x²y, इसको 3 बार जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, तो आप कह सकते हैं कि इसे हम 3x² लिख सकते हैं, क्योंकि ये तीनों समान जाति के हैं। ये हमारे पास 1 1 थे तो 1 1 2 3 हो गए, 1 और 1 2 और 1 3x²। जिनकी जाति समान होती है उनका जोड़ बाकी संभव होता है, जिनकी जाति समान नहीं होती है उनका जोड़ बाकी संभव नहीं हो पाता है। आप यहाँ देख पा रहे होंगे, इसको अगर लिखा जाए कि x² को 3 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तब भी हमें 3x² ही प्राप्त होगा। x² का 3 गुना क्या होगा, तो वो भी आपका 3x² ही होगा। अगला एग्जांपल लेते हैं, आप समझने की कोशिश करना। आपसे मैं कहूं कि इसका क्या मतलब है, तो इसका मतलब सिर्फ इतना सा ही है कि अंडर रूट 2 को
5 बार जोड़ा गया है, √2 को 5 बार जोड़ा गया है, तो इनको जोड़ने पर हमें 5 √2 प्राप्त हो जाता है। या मैं कहूं कि √2 को 5 से गुणा किया गया है, या मैं कहूं कि √2 का 5 गुना किया गया है, तो हमें ये चीज प्राप्त हो जाएगी। आगे मैं एक एग्जांपल और लेता हूं, आप उसे भी समझने की कोशिश कीजिए कि अगर मैं आपसे बोलूं कि a प्लस बी प्लस a प्लस बी प्लस a प्लस बी, आपको 3 कोष्टक दिख रहे होंगे, इन तीनों को अगर जोड़ा जाता है तो क्या प्राप्त होगा। गौर से देखिए, ये तीनों समान जाति के हैं, इनके आगे कुछ नहीं है, तो एक तो होगा ही, तो 1 और 1 2 और 1 3, इनको जोड़ने पर हमें ये प्राप्त होगा। हम कह सकते हैं कि a प्लस बी को 3 बार जोड़ा जाए तो क्या प्राप्त होगा, ये प्राप्त होगा। a प्लस बी को 3 से गुणा किया जाए तो क्या प्राप्त होगा, तब भी हमें यही प्राप्त होगा। आगे मैं एक और एग्जांपल लेता हूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा कि 7x² प्लस 8x² प्लस 4 साइन थीटा प्लस 2 साइन थीटा प्लस 3 √2 माइनस 2 √2, तो हमें क्या प्राप्त होगा। आप देखेंगे यहाँ पे मेरे पास x² के 2 पद हैं, साइन थीटा के भी 2 पद हैं और √2 के भी 2 पद हैं, तो 7 और 8 15, x², 4 और 2 6 साइन थीटा, 3 में से 2 गए तो हमारे पास 1 बचेगा, उसको मैं 1 √2, 1 को लिखने का कन्वेंशन नहीं होता, अगर आप चाहे तो लिखें वरना नहीं लिखेंगे तो भी चल जाएगा। तो 3 सेब में से यदि आप 2 सेब घटाएंगे तो आपको 1 सेब बचेगा। 4 केलों में यदि आप 2 केले जोड़ेंगे तो आपके पास 6 केले प्राप्त हो जाएंगे। 7 अंगूर में अगर आप 8 अंगूर जोड़ेंगे तो आपको 15 अंगूर प्राप्त हो जाएंगे। आपको कहने का मतलब यह है कि समान जातियों की राशियों का ही जोड़ बाकी संभव हो पाता है, विजातीय राशियों का नहीं। एक लास्ट एग्जांपल और मुझे ध्यान आ रहा है, वो भी मैं आपके लिए ले लूं, आप समझने की कोशिश कीजिएगा। अभी थोड़ी देर पहले मैंने आपको करनी के बारे में बताया था, इसका मतलब था क्यूब रूट ऑफ ए ले लेते हैं, क्यूब रूट ऑफ ए, क्यूब रूट ऑफ ए, ये आपके समान पद है। ये अगर 1 सेब है तो ये भी 1 ही सेब है। अगर मैं इसके आगे 5 लगा दूं तो इसका मतलब हो गया 5 सेब प्लस 1 सेब, तो इसका आंसर होगा 6 सेब। मैं यहाँ सेब इसलिए कह रहा हूं ताकि मैं आपको समझा सकूं कि यहाँ जाति समान है। मैं आपको कंपैरिजन करना बता रहा हूं कि आप चीजों को देख पाए कि कौन कौन सी चीजें एक जैसी हैं और कौन कौन सी भिन्न भिन्न है। तो आइए आगे बढ़ते हैं और आगे हम समझेंगे आधारभूत बीजगणितीय सूत्र। तो दोस्तों आगे बढ़ते हैं और ये 3 बीजगणितीय सूत्रों को समझने की कोशिश करते हैं। ये हमारे नंबर सिस्टम में पहले ही चैप्टर में आ जाते हैं कि इसमें हमें आधारभूत बीजगणितीय सूत्र समझने होते हैं वितरण के नियम को समझने के लिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर होता है a² प्लस b² प्लस 2ab। इनका डेरिवेशन मैं आपको जब मैं एलजेब्रा की बेसिक एलजेब्रा की वीडियो बनाऊंगा उसमें मैं आपको इन सब चीजों को समझाऊंगा कि ये हमें कैसे प्राप्त होते हैं। अभी फिलहाल आप इनको समझने की कोशिश कीजिए। तो a प्लस बी का होल स्क्वायर का एक एग्जांपल मैं अगर आपके सामने लूं कि 2 प्लस x का होल स्क्वायर क्या होगा, तो यहाँ a का मान 2 है तथा b का मान x है, तो 2 का स्क्वायर प्लस x का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 2 इंटू x। आप कंपैरिजन करके ये लिख पा रहे होंगे मुझे उम्मीद है। अगर आपसे पूछा जाए कि 104 का होल स्क्वायर क्या होगा, तो 104 को 100 प्लस 4 यदि हम लिख लें तो आप समझ पा रहे हैं कि a का मान 100 है तथा b का मान 4 है। हम इसे 100 का स्क्वायर प्लस 4 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू a इंटू b लिखकर हल कर सकते हैं। 100 का स्क्वायर 10,000, 4 का स्क्वायर 16 और ये हमें 800 प्राप्त होगा, तो 10,816 शायद ये 104 का स्क्वायर आपको प्राप्त हो जाएगा। इसी प्रकार अगला एग्जांपल देखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर। तो a माइनस बी का होल स्क्वायर आपको प्राप्त होता है a² प्लस b² माइनस 2ab। एक एग्जांपल लेते हैं जिसमें हम लिखते हैं साइन थीटा माइनस कॉस थीटा, इसका होल स्क्वायर यदि हमें लिखना है तो क्या लिखा जाएगा। यहाँ a का मान आप देख सकते हैं कि साइन थीटा होगा तथा b का मान कॉस थीटा होगा। यदि हमें इसे लिखना है तो हम लिख सकते हैं कि साइन थीटा का होल स्क्वायर प्लस कॉस थीटा का होल स्क्वायर माइनस 2 इंटू साइन थीटा इंटू कॉस थीटा। मैंने केवल a और b के मान यहाँ पर रखे हैं। एक एग्जांपल और ले लेते हैं जिसमें हम 95 का वर्ग ज्ञात कर लेते हैं। 95 को मैं 100 माइनस 5
लिख सकता हूं। अब मैं इससे और इसकी कंपैरिजन करूं तो मैं देख पा रहा हूं कि a बराबर 100 है तथा b बराबर 5 है। यदि हम इसे खोलकर लिखते हैं तो a का स्क्वायर प्लस b का स्क्वायर माइनस 2ab हमें प्राप्त हो जाता है। एक एग्जांपल और है, एक फॉर्मूला और है जिसे हम यही समझ लेते हैं, a स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। इसको a प्लस बी गुणा a माइनस बी के रूप में लिखा जाता है। अगर आपसे पूछा जाए कि एक्स स्क्वायर माइनस 4 का क्या तात्पर्य है, तो इसको मैं लिख सकता हूं एक्स स्क्वायर माइनस 2 का स्क्वायर। आगे आप इसकी कंपैरिजन इससे करेंगे तो देखेंगे कि a का मान x है तथा b का मान 2 है। अगर आप इसे खोलकर लिखेंगे तो x प्लस 2 इंटू एक्स माइनस 2, इस प्रकार आप इसे लिख सकते हैं। मुझे उम्मीद है कि आपको समझ में आया होगा कि बीजगणितीय सूत्रों की सहायता से वितरण किस प्रकार किया जाता है तथा हम किस प्रकार से स्क्वायर्स फाइंड आउट कर सकते हैं। तो दोस्तों हम लास्ट टॉपिक की तरफ बढ़ रहे हैं, रेखिक समीकरण को हल करना। पहले मैं आपको ये थोड़ी सी बात बता दूं कि आज मेरी स्पीड थोड़ी ज्यादा तेज है क्योंकि मुझे आधा घंटे में ये सब चीजें खत्म करना था और वीडियो आधा घंटा क्रॉस कर चुका है। तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप वीडियो में मेरे साथ कोऑपरेट कर रहे होंगे अभी तक और आपको वीडियो पसंद आ रही होगी। तो समझते हैं रेखिक समीकरण हल करना। तो मैं एक सिंपल सा इक्वेशन ले रहा हूं 2x माइनस 5 इक्वल टू 0। मैं ये चीज आपको इसलिए बता रहा हूं क्योंकि मैं क्लास में जब पढ़ाता हूं तो बच्चों को बेसिक इसमें दिक्कत आती है कि सर यहाँ से x का मान कैसे ज्ञात करेंगे। तो मैं चाहता हूं कि जो नॉन मैथ्स बैकग्राउंड के बच्चे आज मेरे साथ जुड़ रहे हैं उन्हें आगे इस तरह की तकलीफ ना हो, तो समझने की कोशिश करिए। 2x माइनस 5 इक्वल टू 0 है तो 2x बराबर 5 हो जाता है। इसको समझिए कि जब हम इक्वल टू के या तो उधर जाते हैं या इधर जाते हैं, या कहें कि बाएं पक्ष में जाए या दाएं पक्ष में जाए, यानी अगर हम पक्ष बदलते हैं तो पक्ष बदलने पर हमारा चिन्ह परिवर्तित हो जाता है। यदि मैं माइनस 5 को उधर ले जाऊंगा तो वो उधर जाकर प्लस का 5 हो जाता है। और यहां से x का मान यदि आप निकालते हैं तो 5/2 हो जाएगा। इस 2 का नीचे जाकर वहां भाग लग जाता है और हमें 5/2 प्राप्त हो जाता है। एक और क्वेश्चन लेते हैं, 4 sin स्क्वायर x इक्वल टू 4 sin स्क्वायर x माइनस 1 इक्वल टू 0। आपसे पूछा जाए कि sin x का मान क्या क्या हो सकता है, तो समझने की कोशिश करिए कि 4 sin स्क्वायर x को मैं लिख सकता हूं, ये माइनस 1 उधर जाएगा तो आपके पास ये प्लस का 1 प्राप्त हो जाएगा। यहां से sin स्क्वायर x को आप लिखेंगे प्लस का 1/4 और जब आप दोनों तरफ वर्गमूल लेंगे तो sin x का मान आपको मिल जाएगा प्लस माइनस हाफ। मैं उम्मीद करता हूं कि आपको आज का वीडियो पूरा समझ में आया होगा और मैं आपको बता दूं कि इसके साथ ही मैंने आज मेरी मैथमेटिक्स बेसिक्स की सीरीज का सेकंड पार्ट पूरा कर लिया है। आगे जो भी 2 पार्ट बाकी है, बेसिक ऑफ अलजेब्रा एंड बेसिक ऑफ ज्योमेट्री, उनमें कुछ सब पार्ट्स भी हो सकते हैं। ज्योमेट्री में हम मेंसुरेशन भी पढ़ेंगे और कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री भी पढ़ेंगे, तो उनके मैं 2 सब पार्ट बनाऊंगा। अलजेब्रा की बेसिक वीडियो में मैं आपको जोड़ बाकी गुणा भाग बीजीय व्यंजकों का कैसे किया जाता है वो पूरा समझाऊंगा। तो आज यही हम हमारी वीडियो को समाप्त करते हैं और मैं आपसे चाहूंगा कि आप वीडियो को लाइक जरूर करें तथा चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को जरूर से जरूर शेयर कीजिए। थैंक यू।